Good evening, everyone. फटाफट ज्वाइन कर लिए, क्लास स्टार्ट की जाएगी। गुड इवनिंग सभी को, नमस्ते शाम का। हेलो, नमस्ते, गुड इवनिंग। ठीक है, तो जब तक लोग ज्वाइन करते हैं तब तक हम चलते हैं अपने काम पे, जो ध्यान देना है हमें। सो हियर इज द क्वेश्चन 1। आंसर करिए। व्हिच आर द फॉलोइंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी होती है रिस्क मैनेजमेंट एस्पेक्ट में? Ensure proper manning for the process, setting guideline for risk management and reporting, setting up potential limit and their periodical review, ensure vulnerability of risk measurement model. इसमें देखिए बाकी सब सही है। इंश्योर वल्नरेबिलिटी ना होकर के रोबस्टनेस होता है, रोबस्टनेस ऑफ रिस्क मेजरमेंट मॉडल्स। तो प्रॉपर मैन यानी कि लोग पर्याप्त हों रिस्क मैनेजमेंट के लिए, गाइडलाइन रिस्क मैनेजमेंट और रिपोर्टिंग की सेट की जाए, प्रूडेंशियल लिमिट सेट की जाए, जो है पीरियडिकल रिव्यू की बात की जाए, और साथ ही साथ में जो रिस्क मेजर करने के लिए जो मॉडल अडॉप्ट किए जाएंगे उनमें मजबूती हो, वो रोबस्ट रहे, इस पर भी बात की जाती है। सो चौथा छोड़ करके, अब ये खतरनाक क्वेश्चन में से एक है, एग्जाम में अगर आ गया तो गलती होने के पूरे चांस होंगे कि आप आंसर नहीं कर पाएंगे। बहुत याद रख पाएंगे तो बात अलग की है, अदरवाइज गलत हो ही जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए रिस्क मैनेजमेंट कमेटी के रोल हैं: सेटिंग गाइडलाइन फॉर रिस्क मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, इंश्योर रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, कंफर्म द पॉलिसी, प्रूडेंशियल लिमिट और पीरियडिकल रिव्यू, रोबस्टनेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट मेजरमेंट मॉडल, ये सारी चीजें होती हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एएलएम एल्को, एसेट लायबिलिटी कमेटी का कौन सा काम नहीं होता? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल नॉट अ रोल? Which of the following is not a function? कौन सा इनमें से फंक्शन नहीं एल्को का? एसेट लायबिलिटी कमेटी का रोल नहीं है, काम नहीं है। तो ये कस्टमर रिलेशनशिप सर्विसेज का कोई रिलेशन का काम नहीं होता है। एल्को हैज नथिंग टू डू विद द कस्टमर रिलेशनशिप। ओके, बाकी सारी चीजें देखेंगी। लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट देखते हैं, नेट
इंटरेस्ट मार्जिन का मॉनिटरिंग और इम्प्रूविंग का काम, उसका एमवीपीएलआर, बेस रेट, एमसीएलआर, आरएलएलआर, ये सारे जो है बोर्ड को रिकमेंड करना, ये सारे काम होते हैं, बट कस्टमर रिलेशनशिप हैज नथिंग टू डू विद एल्को। तो ये कुछ काम है ना, जैसे ओवरसी करता है, मॉनिटर करता है, मिड ऑफिस ग्रुप हो गया, मॉनिटरिंग ऑफ ट्रेजरी ऑपरेशन ऑन रियल टाइम बेसिस, सारी चीजें होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब होता है? सिंपल सी क्वेश्चन है कि रिस्क आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है। थैंक यू सुशील सर। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, तो आइडेंटिफाइंग रिस्क एट ट्रांजेक्शन लेवल एंड असेसिंग देयर इम्पैक्ट ऑन पोर्टफोलियो एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, यही होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफाई वेरियस रिस्क, है ना, टेकिंग ट्रांजेक्शन लेवल एंड देयर इम्पैक्ट। What does sensitivity in risk measurement capture? सेंसिटिविटी क्या मेजर करती है? अच्छी बात है सर, अगर ये सरल है तो इट्स अ गुड थिंग। अगर आपको आ रहा है तो इससे अच्छा क्या हो सकता है? सेंसिटिविटी, तो ये होता है कि यूनिट मूवमेंट की वजह से, है ना, डेविएशन ऑफ टारगेट वेरिएबल, टारगेट वेरिएबल में यूनिट मूवमेंट की वजह से जो डेविएशन होती है, जो चेंजेस आते हैं, उन्हें ही हम सेंसिटिविटी कहते हैं। उसे क्या बोलते हैं? सेंसिटिविटी बोलते हैं। सो आंसर इज ए। कल इस पर जो है हमने न्यूमेरिकल किए हैं, 3 न्यूमेरिकल मैंने करवाए थे। आज वही क्वेश्चन फार्मूले के तौर पर सीधे पूछ लिया गया है। व्हिच फार्मूला करेक्टली रिप्रेजेंट वॉलेटिलिटी ओवर अ टाइम होराइजन ऑफ टी। टाइम पीरियड टी के लिए वॉलेटिलिटी को कैसे मेजर करते हैं? हाँ सर, बिल्कुल मेरा ही पढ़ाया हुआ है। सेंसिटिविटी सब डिटेल में पढ़ाया हुआ सर, मतलब जब लाइव क्लासेस ली थी ना, तो यहाँ जितनी भी कमजोरियां थी उनको हमने बहुत कायदे से निपटाया था सर। ठीक है, तो वॉलेटिलिटी टाइम पीरियड टी के लिए अगर निकालनी है तो डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाई करते हैं अंडर रूट जितना भी टाइम पीरियड होता है, अंडर रूट टी से मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट टी। तो दिस शुड बी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अंडर रूट टी हमारा आंसर हो जाएगा सी। व्हिच टू की कंपोनेंट्स डिफाइंस डाउन साइड पोटेंशियल, यानी डाउन साइड पोटेंशियल में इस बार नहीं पूछेगा सर, ये जो इंटीग्रेटेड ऑपरेशनल रिस्क का सर्कुलर है, पिछली बार उन्होंने पूछा था, इस बार नहीं पूछेंगे, परेशान ना होइए मेरे हिसाब से। तो डाउन साइड पोटेंशियल के 2 की कंपोनेंट कौन कौन से हैं? दो खास चीजें कौन कौन सी होती हैं? तो सर ये होती है पोटेंशियल लॉसेस और देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। क्या होता है? पोटेंशियल लॉसेस एंड देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ
अकरेंस। इट्स अ गुड क्वेश्चन और हमें ध्यान में रखना चाहिए। टू कंपोनेंट्स, पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। Which of the following factors should be considered in pricing decision? यानी जब आप रिस्क की प्राइसिंग कर रहे हैं तो उस डिसीजन में आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे? केवल प्रॉफिट मार्जिन का, केवल लॉस प्रोबेबिलिटी का, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड का एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस का, और लॉस प्रोबेबिलिटी एंड कैपिटल चार्जेस का। किन चीजों का ध्यान रखते हैं जब आप रिस्क प्राइसिंग डिसीजन लेते हैं? तो ठीक है, तो ये दो चीजें होती हैं इसमें, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड एंड ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस प्रोबेबिलिटीज एंड कैपिटल चार्जेस। ये दो चीजें होती हैं। तो सी एंड डी यानी 3 एंड 4 तो हमारा अच्छा क्वेश्चन है अपने आप में। ठीक है, तो प्राइसिंग में क्या क्या चीजें होती हैं? कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस की प्रोबेबिलिटीज, कैपिटल चार्जेस, प्रॉफिट मार्जिन या रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारे फैक्टर्स कंसिडर किए जाते हैं रिस्क प्राइसिंग के दौरान। व्हाट आर द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई इन इनकरेजिंग टू अडॉप्ट द बैंक टू एमसीएलआर? आरबीआई ने बैंकों को कहा कि आपको एमसीएलआर अडॉप्ट करना चाहिए, क्यों, क्या उद्देश्य था कि आप सभी बैंकों को एमसीएलआर अडॉप्ट करने के लिए बोल रहे हैं? टू इनहेंस द एफिशिएंसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, यानी मॉनेटरी पॉलिसी में जो भी चेंजेस लाए जाएं उसका प्रभाव मार्केट में तुरंत ही दिखने लगे, इसी के लिए एमसीएलआर को अडॉप्ट करने की बात की गई थी। मॉनेटरी पॉलिसी में जैसे अगर हम रेट आगे पीछे करें तो तुरंत ही मार्केट में लिक्विडिटी घटे या बढ़े ऐसा प्रभाव दिखाई दे, उसी के लिए बैंकों को बोला गया कि आप एमसीएलआर को अडॉप्ट करिए। तो ये था इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव। क्वेश्चन नंबर 9 है, फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन शुड अ बैंक सीनियर मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रेगुलरली रिव्यू रिपोर्ट्स ऑन द बैंक्स रिस्क प्रोफाइल एंड कैपिटल नीड्स? तो बैंक के रिस्क प्रोफाइल और कैपिटल नीड के डेटा को बैंक को क्यों बराबर रिव्यू करते रहना चाहिए, रिपोर्ट्स को क्यों बराबर रिव्यू करने की जरूरत है? तो बैंक की रिस्क प्रोफाइल और बैंक की कैपिटल नीड को रेगुलरली रिव्यू करने की बात की गई, इसकी रिपोर्ट को बराबर देखा जाए, क्यों? टू इवेल्युएट द सेंसिटिविटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ द की assumptions, टू इवेल्युएट द लेवल एंड ट्रेंड ऑफ मटेरियल रिस्क एंड देयर इफेक्ट, to assess the bank's risk profile on continuous basis on a continuous to make necessary adjustment to the bank's strategic plan। ये इतनी सारी चीजों में से किन चीजों के लिए बैंक को बराबर रिव्यू करना चाहिए अपने बैंक के रिस्क प्रोफाइल और कैपिटल नीड्स को? कौन रिव्यू करेगा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीनियर मैनेजमेंट द्वारा ऐसा किया जाएगा। ठीक है, तो इनमें सभी वजह हैं, कोई ऐसी वजह नहीं है जो कम हो। सभी वजहों के लिए बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, बैंक के सीनियर मैनेजमेंट को बराबर अपना रिस्क प्रोफाइल और कैपिटल नीड्स को चेक करते रहना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द प्राइमरी इफेक्ट ऑफ रिस्क मिटिगेशन मेजर ऑन नेट कैश फ्लो। यानी अगर रिस्क मिटिगेशन किया जाता है, रिस्क को कम करने का प्रयास किया जाता है, तो उसका प्रभाव नेट कैश फ्लो पर क्या पड़ता है। तो अगर जो है रिस्क मिटिगेशन कर दिया जाएगा तो नेट कैश फ्लो में क्या होगा, द रिड्यूस बोथ डाउन साइड वेरिएबिलिटी, यानी नीचे जाने के चांसेस कम करेगा, और अप साइड पोटेंशियल यानी कि ऊपर जाने का प्रॉफिट का भी चांस कम कर देता है। दोनों चीजों को ये प्रभाव डालता है, यानी कि ना तो आपका नेट कैश फ्लो बहुत ज्यादा नीचे जाने पाएगा और ना ही आपका कैश फ्लो बहुत ज्यादा ऊपर जाने पाएगा। तो दोनों चीजों को जो है नुकसान पहुंचा देता है। तो दे रिड्यूसेस बोथ डाउन साइड वेरिएबिलिटी, यानी बहुत ज्यादा डाउन साइड भी नहीं जाने देगा और बहुत ज्यादा अप साइड का पोटेंशियल, बहुत ज्यादा प्रॉफिट भी आप नहीं कमा पाएंगे। तो इट इज पॉसिबल, ओके, जब आप रिस्क मिटिगेशन, क्योंकि आपने रिस्क को मिटिगेट कर दिया, कम कर दिया है, ज्यादा रिस्क लेने को तैयार नहीं है, तो ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे तो ज्यादा ना नुकसान होगा, ज्यादा फायदा होगा। तो सो बी विल बी आवर आंसर। ठीक है, तो हमने 10 क्वेश्चन कर लिए। कुछ नए लोग ज्वाइन किए हैं तो मैं एक बार ये 10 क्वेश्चन आपको फिर से रिव्यू करवाता हूं। आफ्टर दैट हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे कंटिन्यू। चलो ठीक है, तो व्हिच आर द फॉलोइंग रिस्पांसिबिलिटी ऑफ रिस्क मैनेजमेंट कमेटी। जो रिस्क मैनेजमेंट कमेटी होती है उसकी रिस्पांसिबिलिटी इनमें से कौन कौन सी होती है, सवाल ये पूछा गया था। तो इसमें प्रॉपर मैनिंग फॉर द प्रोसेस सही है, ये रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की जिम्मेदारी है। गाइडलाइन सेट करना रिस्क मैनेजमेंट के लिए और रिपोर्टिंग करना ये भी सही है। प्रूडेंशियल लिमिट और उनका पीरियडिकल रिव्यू करना ये भी सही है। इंश्योर वल्नरेबिलिटी नहीं होता फ्रेंड्स, इंश्योर रोबस्टनेस होता है, रोबस्टनेस ऑफ रिस्क मेजरमेंट मॉडल्स ये होता है। ठीक है, तो हमारा चौथा छोड़ करके बाकी तीनों सही है। तो ध्यान रखें रिस्क मैनेजमेंट कमेटी की रिस्पांसिबिलिटीज कौन कौन सी होती हैं। तो ये 3 है, वैसे 4 और भी होती हैं, 4 के अलावा भी होती है, बट जो मैंने यहाँ मतलब लाया हुआ है आपके लिए, जैसे ये भी है, इनका क्या है, जैसे रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस कंफर्म करे पॉलिसी को, ये भी उनकी जिम्मेदारी होती है। ओके, फिर आया था एल्को की जिम्मेदारी कौन सी नहीं है, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एल्को। एसेट लायबिलिटी कमेटी का फंक्शन कौन सा नहीं है। तो कस्टमर रिलेशनशिप सर्विस प्रोवाइड करना एसेट लायबिलिटी कमेटी का काम नहीं है। ये लिक्विडिटी रिस्क मैनेजमेंट देखेंगे, नेट इंटरेस्ट मार्जिन की मॉनिटरिंग और इंप्रूविंग देखेंगे, और ये सारा काम MCLR RLLR ये सारी चीजें रेकमेंड करेंगे बोर्ड को, लेकिन कस्टमर रिलेशनशिप इज नॉट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक, उसके बाद में रिस्क आइडेंटिफिकेशन का क्या मतलब है, रिस्क आइडेंटिफिकेशन किसे कहते हैं। तो आइडेंटिफाइंग रिस्क एट द ट्रांजैक्शन लेवल एंड असेस देयर इंपैक्ट ऑन द पोर्टफोलियो एंड कैपिटल रिक्वायरमेंट, ये होता है रिस्क आइडेंटिफिकेशन। रिस्क आइडेंटिफिकेशन क्या होता है, रिस्क को आइडेंटिफाई करना है ट्रांजैक्शन लेवल पर, और उनका इंपैक्ट पोर्टफोलियो और कैपिटल रिक्वायरमेंट पर क्या होता है, ये सब कुछ आता है। सेंसिटिविटी किसे कहते हैं, तो सेंसिटिविटी एक यूनिट मूवमेंट की वजह से जो वेरिएबल है उसमें कितना चेंजेस आता है उसे ही सेंसिटिविटी कहा जाता है। डेविएशन ऑफ टारगेट वेरिएबल यूनिट मूवमेंट ऑफ अ रेलेवेंट मार्केट पैरामीटर, एक मार्केट पैरामीटर में यूनिट मूवमेंट की वजह से 1% है ना, 1 ग्राम ऐसे अगर मूवमेंट हो तो उसका क्या प्रभाव आता है, वही आपका सेंसिटिविटी कहलाता है। फिर रहा फार्मूला क्या है, वॉलेटिलिटी ओवर टाइम होराइजन टी, टाइम होराइजन टी के लिए वॉलेटिलिटी का फार्मूला क्या होता है, तो टाइम पीरियड टी के लिए वॉलेटिलिटी इक्वल टू होता है डेली वॉलेटिलिटी मल्टीप्लाइड बाय अंडर टी। अंडर टी क्या है, टाइम पीरियड। 30 दिन के लिए कहे तो टी की जगह पे 30 रख देंगे, 16 दिन के लिए कहे तो टी की जगह पे 16 रख देते हैं। ये फार्मूला हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, यानी पिछले कल।
जो क्लास हुई थी। फिर हमने देखा कि डाउनसाइड पोटेंशियल के दो की कंपोनेंट कौन कौन से हैं। दो की कंपोनेंट डाउनसाइड पोटेंशियल के कौन कौन से हैं? तो फ्रेंड्स, पोटेंशियल लॉसेस एंड देयर प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, ये दो की कंपोनेंट होते हैं, पोटेंशियल लॉसेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस। ठीक है, उसके बाद में जब प्राइसिंग डिसीजन लिया जाता है, प्राइसिंग डिसीजन लेते समय कौन कौन से फैक्टर को कंसीडर किया जाता है? तो ये होता है कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लॉस की प्रोबेबिलिटीज एंड कैपिटल चार्जेस, इन सबको कंसीडर किया जाता है। ओनली लॉस प्रोबेबिलिटीज को नहीं लेता है, लॉस प्रोबेबिलिटीज के अलावा और भी बहुत सारी चीजों को कंसीडर किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर लिस्ट है पूरी दी हुई, क्या क्या चीजें रिस्क प्राइसिंग करते समय, कॉस्ट ऑफ डिप्लॉयबल फंड, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, कैपिटल चार्जेस, लॉस की प्रोबेबिलिटीज, प्रॉफिट के मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन या रिटर्न ऑन नेटवर्थ, ये सारी चीजों को रिस्क प्राइसिंग में कंसीडर किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 था कि एमसीएलआर, आरबीआई ने क्यों कहा कि सभी बैंकों को एमसीएलआर अडॉप्ट करना चाहिए, एमसीएलआर क्यों अपनाना चाहिए, क्या उद्देश्य था प्राइमरी? तो उद्देश्य था कि जो इनहेंस करना था एफिशिएंसी ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन, जो मॉनेटरी पॉलिसी का ट्रांसमिशन इफेक्टिव हो, यानी कि कोई भी चेंजेस अगर एमसीएलआर रेट में किए जाए तो उसका प्रभाव मार्केट में दिखना चाहिए तुरंत के तुरंत ही। ओके, इसी के लिए एमसीएलआर को अडॉप्ट करने की बात आरबीआई ने की थी। फिर था कि जो बैंक का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है या सीनियर मैनेजमेंट होता है उसको क्यों रेगुलरली रिव्यू करना चाहिए रिपोर्ट्स को? कौन सी रिपोर्ट? बैंक की रिस्क प्रोफाइल की रिपोर्ट और कैपिटल नीड्स की प्रोफाइल को, रिपोर्ट को क्यों चेक करते रहना चाहिए? बैंक के रिस्क प्रोफाइल को और कैपिटल नीड्स की रिपोर्ट को क्यों चेक करते रहना चाहिए? तो देयर इज अ रीजन, ये सारे के सारे कारण हैं, इन वजहों से हमें चेक करना चाहिए। टू एवेलुएट द सेंसिटिविटी एंड रीजनेबलनेस ऑफ द की अजम्पशन, यानी कि हम सेंसिटिविटी चेक करेंगे कि हमारी रिस्क प्रोफाइल में सेंसिटिविटी कितनी है। इवेल्युएट द लेवल एंड ट्रेंड ऑफ मटेरियल रिस्क, जो रिस्क संभव है मटेरियल रिस्क बोलते हैं, उनका प्रभाव क्या पड़ेगा हमारे कैपिटल पर, कैपिटल लेवल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। टू असेस बैंक्स रिस्क प्रोफाइल ऑन कंटिन्यूअस बेसिस, कंटिन्यूअस बेसिस पर हम बैंक के रिस्क प्रोफाइल को भी एसेस करेंगे। नेसेसरी एडजस्टमेंट अगर जरूरी है तो बैंक के प्लान में वो भी चेंजेस हम लेकर के आएंगे। तो ये सारे कामों के लिए ही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है उनको चाहिए कि वो रेगुलरली रिव्यू करते रहें। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सा प्राइमरी इफेक्ट होता है जब रिस्क मिटिगेशन मेजरमेंट किया जाता है? रिस्क मिटिगेशन अगर आप करोगे तो नेट कैश फ्लो पर उसका क्या प्रभाव आएगा? तो अगर आप रिस्क मिटिगेशन करेंगे, रिस्क को कम करेंगे, तो डाउन साइड वेरिएबिलिटी भी घटेगी और आपका अपसाइड पोटेंशियल भी घटेगा। दोनों के दोनों रिड्यूस हो जाते हैं, दोनों के दोनों घट जाते हैं, यानी कि ना तो ज्यादा लॉस होगा और ना ही ज्यादा प्रॉफिट होगा, दोनों के दोनों लॉस आपको होने वाले हैं। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, पिछले कल भी हमने इस पर कोशो के द्वारा जो ईआरएम दिया हुआ है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, इस पर एक क्वेश्चन किया था, अगर आपको याद हो। आज भी एक क्वेश्चन है, which of the following is not a key component of the enterprise risk management framework by कोशो। कोशो के द्वारा जो ईआरएम फ्रेमवर्क दिया गया है उसमें कई सारे की ऑब्जेक्टिव हैं, मेरे ख्याल से 8 हैं फ्रेंड्स, देयर आर टोटल 8 ऑब्जेक्टिव्स। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा नहीं आता है। ध्यान रखेंगे ये भी कि कितने की ऑब्जेक्टिव हैं। तो ज्यादा फॉलोइंग नॉट अ कंपोनेंट ऑफ द ईआरएम फ्रेमवर्क। की कंपोनेंट 8 की कंपोनेंट है, तो कितने की कंपोनेंट है? देयर आर टोटल 8। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसीलिए 8 पर जोर दे रहा हूं। तो इंटरनल एनवायरनमेंट होता है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी नहीं होता, रिस्क असेसमेंट होता है। ठीक, तो टोटल देयर आर 8, 8 देख लेंगे हम यहाँ पे क्योंकि एग्जाम में पूछते हैं घुमा टहला करके। तो दैट 8 की कंपोनेंट ऑफ ईआरएम फ्रेमवर्क आर, ये 8 होते हैं, ध्यान रखें। इंटरनल एनवायरनमेंट, इवेंट आइडेंटिफिकेशन, रिस्क रिस्पॉन्स, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ऑब्जेक्टिव सेटिंग, रिस्क असेसमेंट, कंट्रोल एक्टिविटीज और मॉनिटरिंग। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं, ये ईआरएम खास करके कोशो द्वारा, तो वो पूछते हैं। तो 8, ये देखिए 8 की कंपोनेंट्स होते हैं और 4 इनके ऑब्जेक्टिव होते हैं। कितने ऑब्जेक्टिव होते हैं ईआरएम के? 4 ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये भी ध्यान रखें।
पिछले कल एक क्वेश्चन करवाया था, 4 ऑब्जेक्टिव्स आर देयर। तो ये क्वेश्चन घुमा टहला करके पूछे जा रहे हैं आजकल, तो याद रखें। ठीक, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 12 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, एक केस स्टडी है, 2-3 क्वेश्चन इस पे मैं लाया हुआ हूं आपके लिए, तो अगर आप चाहें तो खुद ट्राई करें। हमें मीन निकालना है इस डेटा का। हमें क्या निकालना है? मीन ऑफ दिस डेटा। ठीक है, मीन कैलकुलेट करेंगे, वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करेंगे, सारी चीजें कैलकुलेट हमें करनी है यहां पर। तो पहला है मीन कैलकुलेट करिए। तो मीन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे एवरेज निकालना है फ्रेंड्स। एवरेज कैसे निकलता है? सारे नंबर्स को जोड़ डालिए और नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? टोटल 5 हैं, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए। तो इनको सबको जोड़ डालिए अगर आप, 75.95 प्लस 75 प्लस 74.5 प्लस 74.5, 75.5, तो ये मेरे ख्याल से 375.2 आ रहा है। 375.2 आ रहा है। अब इसको डिवाइड कर देंगे कितने से? 375.20 को डिवाइड कर दिए 5 से। 5 से क्यों डिवाइड करें? क्योंकि हमें औसत या मीन निकालना है। टोटल नंबर ऑफ आइटम्स आर देयर 1 2 3 4 5 लिखा हुआ है, तो 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा 75.04 निकल करके आ जाता है। 75.04। सो हियर इज योर आंसर। ठीक है, तो मीन निकालना है। ऐसा क्वेश्चन फ्रेंड्स एग्जाम में आया हुआ है, केस स्टडी एग्जैक्टली ऐसी आई हुई है। मैंने यहाँ सिर्फ 5 दिन रखा, उन्होंने 10 दिन का रखा हुआ था, 10 दिन का रखा डेटा था। तो 10 दिन के लिए भी जैसे 5 के लिए कैलकुलेट कर लेंगे, वैसे ही 10 के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा मीन कितना निकल आया? 75.04। ठीक, ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ये क्या दिया हुआ है? $1 का रेट, $1 रुपए में, यानी $1 पहले दिन 75 रुपए 95 पैसे का, दूसरे दिन 75 रुपीज का, तीसरे दिन 74.50 का। हाँ, कैलकुलेटर अलाउ होता है, बेसिक सा कैलकुलेटर, नॉर्मल सा कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, कोई मना ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। व्हाट इज द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा? अब ये जो डेटा दो है इसका वेरिएंस निकालना है फ्रेंड्स हमें। ठीक है, वेरिएंस निकालना है। तो क्या करेंगे? वेरिएंस कैसे निकालते हैं? वेरिएंस निकालने के लिए हमें चाहिए, देखिए मैं समझाता हूं आपको, इसको करके दिखाते हैं आपको बल्कि। ठीक है, ठीक है, बल्कि एक और चाहिए होगा डेटा, ठीक है। वेरिएंस ना पूछे, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ ले तो भी ये काम करना पड़ेगा जो हम करने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो ये x दिया हुआ है, यानी हमें रेट x दिया हुआ है। ठीक है, हमें यहाँ x बार चाहिए। x बार मतलब मीन चाहिए। इसका पहले मीन निकाल लीजिए। अगर आपको वेरिएंस निकालना है या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है या वेरिएंस निकालना है तो पहले मीन निकालिए। ठीक है, वो निकालना ही पड़ेगा। तो अभी हमने मीन निकाला था, 75.04 आया था मीन, है ना। सब जगह वही लिख दीजिए। अगर आपके दिमाग में ये सवाल आता है सर 75.04 कहां से आया, तो अभी याद करिए पिछले क्वेश्चन में यही तो सॉल्व किया था हमने, मीन ही तो निकाला था। पिछला क्वेश्चन यही था कि इस डेटा का मीन निकालिए, तो निकाला था ना 75.04। ठीक है, इसे x बार कह दीजिए। अब आपका दिल करे तो यहां पे x माइनस एक्स बार कर दीजिए, ना दिल करे तो x बार माइनस एक्स कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है अपने को, इट डजंट मैटर्स। किसी में से किसी को घटाइए, इसमें से चाहे इसको घटा दीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा दीजिए। अब मर्जी मेरी है, तो मुझे लगता है चलो ये ठीक है, ये ज्यादा है, इसमें कम है, तो इसे ही पहले घटा दे। तो मैंने क्या किया, x माइनस एक्स बार ही कर दिया। कुछ लोग दिमाग में सर की एक्स बार है माइनस एक्स करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अभी आप देखना क्यों, क्योंकि यहाँ x जो भी लगाओगे ना उसका स्क्वायर कर देंगे, तो आना एक ही चीज है। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाना है, x माइनस एक्स बार, यानी इसमें से इसको घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.91 आ जाएगा। इसमें से इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा माइनस में 0.04, माइनस में आ जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में कितना आ जाएगा, 0.54 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना। थोड़ा मदद करते चलिएगा, अगर मान लीजिए गलती हो रही हो तो बताते चलिएगा फ्रेंड्स, है ना, गलती बहुत होती है मेरे से। फिर इसमें से इसको फिर से घटाएंगे, वही सेम आ जाएगा माइनस 0.54, और इसमें से इसको घटाएंगे
तो ये आ जाएगा माइनस नहीं, ये प्लस में ही रहेगा, 0.21 हो जाएगा ना। ठीक, बस अभी इतना आ गया x माइनस एक्स बार हमारा। चूंकि यहाँ प्लस माइनस दोनों है, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो इस प्लस माइनस से छुटकारा पाने के लिए इसका स्क्वायर मार दीजिए। तो इसका स्क्वायर कर दीजिए 0.91 इंटू 0.91, कैलकुलेटर से कैलकुलेट करें, 0.8281 आ रहा है। ठीक, 0.04 इंटू 0.04, अब दो बार माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहां पर प्लस ही आएगा, ध्यान दीजिए माइनस भले ही है लेकिन दो बार मल्टीप्लाई होगा, ये भी प्लस हो जाएगा 0.16। फिर आ गया हमारा 0.54 इंटू अगेन 0.54, तो 0.2916 आ जाएगा। यहां पर भी 0.2916 आ जाएगा क्योंकि वही सेम चीज है, और 0.21 मल्टीप्लाइड बाई 0.144, 0.0441 ये आ गया हमारा। ठीक है, ओके। अब इतना अगर आपने कर लिया तो बस वेरिएंस निकालने की कगार पर है। ठीक है, समझ में आ गया क्या किया हमने? पहले मीन निकाला, इस डेटा का मीन निकाला, मीन में से x माइनस एक्स बार करिए, चाहे ये डेटा में से मीन को घटा लीजिए, चाहे इसमें से इसको घटा लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, हमने इसको इसमें सब्ट्रैक्ट किया, ये वैल्यूज आ गई, इसका होल स्क्वायर कर दिया, जो आया उसका होल स्क्वायर कर दिया, ये वैल्यूज हमारे सामने आ गई, इनको जोड़ डालिए, सारा जोड़ दीजिए, ये सारा। ठीक है, इसको जोड़िए बस केवल इसी को, तो हम जब जोड़ेंगे तो ये 1.1654 आएगा। आप इसको जोड़कर देख लीजिए, मैं भी जोड़ ही देता हूं। तो 0.8281 प्लस 0.0016 प्लस 0.2916 प्लस 0.2916 प्लस 0.0441 इक्वल टू कितना आ रहा है, जोड़ करके बताएं इसे। जितनी बार जोड़ रहा हूं उतनी बार अलग ही आ जा रहा है, पता नहीं कैसे। ठीक है, तो चलो पॉइंट आ रहा है यहाँ पे, तो मुझे लगता है मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक ऑलरेडी कर रखी है। 1.457 आ रहा है ना, इतना आ रहा है 1.54 है ना, सबका यही आ रहा है 1.457। ठीक है, तो ये हमारा निकल करके अगर आ गया ये सारा कितना, ये हमारा क्या निकला है, सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर। इसको डिवाइड बाय नंबर ऑफ आइटम से कर दीजिए, टोटल नंबर ऑफ आइटम कितने लेकर चले थे, 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, जो भी आया है 1.457 डिवाइडेड बाई 5 कर दीजिए, 1.457 डिवाइडेड बाई 5, तो ये आ जाएगा 0.2914, इतना आ रहा है लगभग फ्रेंड्स, 0.2914 है ना। यही हमारा क्या निकल आएगा, वेरिएंस निकल करके आ जाएगा। हमारा वेरिएंस कितना निकल कर रहा है, 0.2914। कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, यही इतना फंडा है। ठीक है, अब उसके बाद में बस यही वेरिएंस था, तो 0.29। अब इसमें ये आंसर गड़बड़ हो गया क्योंकि कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई है मेरे से। मैंने कहा ना मिस्टेक बहुत होती है, गलती से जोड़ने में गलती हो गई है तो इसीलिए गड़बड़ हो रहा है, बट ठीक है, फंडा आपको समझ में आया है। फिर आता है यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए। तो देखिए स्टैंडर्ड डेविएशन, अब चूंकि ये केस स्टडी का पार्ट है तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अगर पता करना हो तो इक्वल टू सीधे सीधे अंडर रूट वेरिएंस होता है। क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस। अंडर रूट वेरिएंस में 0.2914 आया था, कितना आया था अभी हमारा, है ना 2914। ठीक, इसी का अंडर रूट निकाल लीजिए, 0.2914 का अंडर रूट निकाल लीजिए, कितना आएगा देखिए
ठीक है, तो ये लगभग 0.54 के आसपास आ जा रहा है, या 53 समथिंग आ रहा है ना, 0.54, ठीक, या 0.5398 इतना ले लीजिए, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगर हमें निकालना हो। लेकिन मैं सोच रहा हूं ना, एक बार मैं आपको ये पूरा फिर से करवा देता हूं। मान लीजिए स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करना है और हमारे पास न मीन है, ना वेरिएंस है, और ना ही डेटा कोई और है। तो एक बार फिर से करते हैं इसको। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, दिस इज योर एक्स, यहां पर एक्स बार ले लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार ले लेंगे, यहां पर हम क्या लेंगे, एक्स माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, बस इतना ही करना है हमको। तो ये है, ठीक है, एक्स बार हमारा कितना आया था, 75.04। अगर नहीं समझ में आता कहां से आ रहा है, इसको सारा जोड़ करके 5 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आ जाएगा फिर से 75.04। मैं दोबारा इसलिए करवा रहा हूं कि मे भी पिछली बार आपको कुछ स्किप कर गया हो, तो इस बार स्किप ना हो। ठीक है, मे भी पिछली बार आपसे कुछ स्किप हो गया हो, तो इस बार स्किप ना हो। और इस बार एक काम और करते हैं, पिछली बार हमने क्या किया था, x माइनस एक्स बार किया था ना, इस बार उल्टा चलेंगे, x बार में माइनस एक्स करके देखेंगे। ओके, x बार माइनस एक्स करके देखेंगे, जो क्यूरियोसिटी रहती है ना उसको किल करते हैं कि ठीक है। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे। ठीक है, तो इसमें से इसको घटाएंगे, 75.04 माइनस 75.95, तो माइनस 0.91 आया ये। ठीक है, सही है, कैलकुलेशन बताते चलना फ्रेंड जो है। इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.04 आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.54 आ जाएगा मेरे ख्याल से, इसमें इसको घटाएंगे 0.54 अगेन आ जाएगा, इसमें से इसको घटाएंगे तो माइनस में 0.21 आ जाएगा। क्या सही है? यहां तक ये कैलकुलेशन मेरी सही है, गलत है बताएं फटाक से, तो मैं आगे बढ़ चलूं। हमने क्या किया, इसमें से इस बार इसको घटाया है, ये लाते हैं और इसमें से घटाते हैं, तो 75 रुपए 4 पैसे में से 75 4 पैसे, 4 यहाँ पे 75 रुपए में से ये 74 50 पैसे, यहाँ 54 पैसे 54 पैसे, यहाँ पे 75 4 ही है और यहाँ 75 25 है। हाँ ठीक है, मेरे ख्याल से सही है। ठीक है, तो अब ये सही है, तो अब इसको होल स्क्वायर कर दीजिए, तो 0.91 मल्टीप्लाई बाई 0.91 मल्टीप्लाइड बाई 0.91 करेंगे तो 0.8281 आ जाएगा, 0.00016 हो जाएगा, 54.54 2916 हो जाएगा, 0.2916 यहाँ भी हो जाएगा, और यहाँ पर 0.0441 हो जाएगा, 441 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो बस अगेन हम वहीं पर उसी प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं, हमें क्या करना, वेरिएंस निकालना, ये सारा जोड़ लेना है हमें, ये सारा। ठीक है, जब ये सारा जोड़ेंगे आप, कितना आ रहा था पिछली बार, या फिर से जोड़ ही लेते हैं, पिछली बार का क्या करना है, 0.8281 प्लस 0.0016 प्लस 0.2916 प्लस 0.2916 प्लस 0.0441, तो ये आ जाएगा हमारा जोड़ने पर 1.457। ठीक, 457 हमारा जोड़ने पर आ गया। और उसके बाद में हमें क्या निकालना है, वेरिएंस। पहले वेरिएंस निकलेगा तब स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वेरिएंस इक्वल टू जितना ये जोड़ करके आया है, सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ आइटम, एन से कर देंगे तो 1.457 डिवाइडेड बाई कितना, 5 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो आपका आ जाएगा कितना, डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू हो जाएगा 0.2914। कितना आ गया हमारा, 0.2914। ये हमारा कितना आ गया, वेरिएंस। और अगर इसका अंडर रूट ले लेंगे 0.2914 का, तो हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन निकल करके आ जाएगा, जो कि लगभग 0.5398 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। क्यों इतनी मगजमारी क्यों करवाई है, क्योंकि सर एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बीएफएम के एग्जाम में, इवन एबीएम में भी आपको मिल सकता है। स्टैंडर्ड डेविएशन का बड़ा ही मतलब चलन है, बड़ा फेवरेट क्वेश्चन है आईआईबीएफ का कि स्टैंडर्ड डेविएशन निकलवाओ इन लोगों से। ठीक है, तो अब सवाल कई तरीकों से भी पूछा जा सकता है ना। क्यों क्यों कई तरीकों से, मैं बताता हूं। इतना सारा डेटा नहीं देंगे, वो सिंपल एबीएम में बता रहा हूं। एबीएम में क्वेश्चन ऐसे पूछते हैं, देखो 5
10, 12, 6 और 8 और 11। सिंपल इसका पूछ लेंगे, इसका मीन बताओ, इसका वेरिएंस कैलकुलेट करो और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। केवल इतना लिखा रहेगा बस, और कुछ लिखेंगे ही नहीं। यहाँ तो बहुत कहानी बताई हुई, वहां कुछ नहीं, सिंपल ये डेटा दिया हुआ, आप इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करो। 5, 10, 12, 6, 8 और 11 का, है ना। 11 कोई इवन नंबर कर लेते हैं, मान लेते हैं 14 दे दिया आपको, ठीक। तो क्या करना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे ना, सिंपल। जैसे पहले क्या करिएगा, है ना, ये 5, 10, 12, 6, 8, 14 लिख लिया। फिर इसका मीन निकाल लीजिएगा, इसको जोड़ करके एवरेज करेंगे। से उदाहरण के लिए मान लेते हैं कि 9 आ जाता है, तो ये आपका x बार हो गया, ये x हो गया। 9, 9, 9 हर जगह लिख दीजिएगा। फिर इसमें से इसको घटाते हुए चले चलिएगा, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार आ जाएगा। फिर उसका होल स्क्वायर कर लीजिएगा, यहाँ जोड़ डालिएगा, डिवाइड बाय नंबर कर देंगे, यू कैन डू इट। तो ऐसे क्वेश्चन फ्रेंड पूछे जाते हैं, चाहे आपका एबीएम हो चाहे बीएफएम हो। स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, इवन एक टर्म और होता है वॉलेटिलिटी यूज करते हैं। हाँ, पूछते हैं कि इस डेटा की वॉलेटिलिटी कैलकुलेट कर लिए। वॉलेटिलिटी भी कैलकुलेट करने के लिए अगर आपको बोलता है तो ध्यान रखिएगा, वॉलेटिलिटी जो आपकी डेली वॉलेटिलिटी होती है, डेली वॉलेटिलिटी वो इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन के ही होती है। ऐसा भी क्वेश्चन घुमाया गया है। इसी क्वेश्चन में आपसे ये नहीं पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करिए, नो, दे विल से लाइक कि डेली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करिए। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सर इस डेटा की डेली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करिए। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है, बहुत काम की बात बता रहा हूं सर आपको, मौके पर ध्यान दीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो गलत कर बैठेंगे एग्जाम में। क्वेश्चन में, ठीक है, हियर इट इज रिटन, ये नहीं लिखा हुआ है, उसकी जगह पे इन्होंने पूछा हुआ है आपसे डेली वॉलेटिलिटी। आपसे पूछ ले कि व्हाट इज द डेली वॉलेटिलिटी ऑफ द गिवन डेटा। तो दिए हुए डेटा की डेली वॉलेटिलिटी अगर आपको कैलकुलेट करने के लिए बोला जाए तो माइंड सेट एकदम क्लियर रखिएगा कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन ही कैलकुलेट करना है। एक और बात, अगर डेली वॉलेटिलिटी शब्द यूज हो गया तो आपसे क्वेश्चन वीकली वॉलेटिलिटी का भी पूछा सकता है और इससे ही मंथली वॉलेटिलिटी का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करेंगे भाई, अगर हमें डेली वॉलेटिलिटी पता है तो वीकली वॉलेटिलिटी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डेली वॉलेटिलिटी को मल्टीप्लाइड बाय √7 से कर देंगे। और अगर मंथली वॉलेटिलिटी निकालने के लिए बोलेगा और डेली वॉलेटिलिटी हम यानी स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट किए बैठे हैं, तो अब मल्टीप्लाई बाय √30 डेज, जितना लिखा होगा एग्जाम में देता है वो 30 दिन मानने के लिए, 28 दिन मानने के लिए आपको लिख करके देगा। डिड यू गेट द पॉइंट। ऐसे भी क्वेश्चन घुमाए जाते हैं, मतलब ऐसा भी क्वेश्चन वो डिजाइन और फ्रेम करते हैं। ओके, तो ध्यान रखें, डेली वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर ये बात आप दिमाग में रख ली, क्वेश्चन पार है, ठीक है सर। तो बस जितना मेरा अपना अनुभव है उस हिसाब से मैंने आपको क्वेश्चंस करवा दिए और यहीं पर अपना लेक्चर खत्म होता है। किसी क्वेश्चन में अगर डाउट हो तो पूछें, अदरवाइज जो है आज की क्लास यहीं खत्म होती है। कल फिर मिलेंगे 8:30 पर बीएफएम में ही। कोशिश रहेगी अगर हो पाएगा तो चैप्टर 11 ही कंटिन्यू करेंगे। एबीएम में तो बहुत सरल क्वेश्चन पूछ लेते हैं, वो वाले एवरेज निकालो कि 50 पारी में औसतन 20 रन बनाता है, 30 पारी में औसतन 40 रन बनाता है, तो बाकी की 20 पारी में कितने रन बनाएगा। बहुत सरल क्वेश्चन पूछता है, ठीक है फ्रेंड। तो बस क्लास ड्रॉप कर दीजिए, खाना वगैरह खाइए। सर देखिए, मैंने सिंपल से कहा डेली वॉलेटिलिटी इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। बस इतनी सी बात याद रखिए कि अगर आपसे कहा जाए सवाल में कि एक डेटा दिया हुआ है, उसकी डेली वॉलेटिलिटी कैलकुलेट करनी है, तो सिंपल उसका स्टैंडर्ड डेविएशन आप कैलकुलेट करिएगा। बस यही मैं कह रहा हूं। हाँ, दिसंबर में एग्जाम पूछा हुआ था सर। ऐसे x माइनस एक्स बार को कुछ नाम नहीं देते हैं, सिंपल सा होता है। वेरिएंस का फार्मूला होता है, वेरिएंस इक्वल टू होता है x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर सिग्मा के साथ में डिवाइड बाय n। वेरिएंस का ये फार्मूला होता है, ठीक है। और स्टैंडर्ड डेविएशन का इसी को अंडर रूट में रख देते हैं, अंडर रूट में सिग्मा x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ठीक है। पासिंग क्राइटेरिया सर मिनिमम 45 नंबर सब में चाहिए और टोटल मिलाकर के पांचों पेपर में 250 नंबर चाहिए। किसी एक पर्टिकुलर सिंगल अटेम्प्ट में, किसी एक अटेम्प्ट में, जरूरी नहीं कि वो अटेम्प्ट पहला ही हो, 5वां भी अटेम्प्ट है आपका और ये क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं तो भी आप पास कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन यदि किसी पेपर में आपके 50 नंबर आ गए तो उसमें आपको पास माना जाता है, फिर अगली बार वो एग्जाम आप नहीं दे सकते हैं।
सिग्मा का मतलब सर समेशन होता है, समेशन सारे नंबर्स को जोड़ना। सिग्मा का मतलब समेशन होता है। जैसे यहां पर, जैसे हमारे पास में यहाँ x है, तो सिग्मा x का मतलब ये हो जाएगा कि हम इनको इसमें 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 जोड़ते हुए चले जाएं, ठीक है, ये प्लस प्लस करते हुए जाए, तो दैट इज सिग्मा। अगर 10 नंबर है तो 10 को जोड़ेंगे, 18 नंबर होंगे 18 तो 18 को जोड़ते जाएंगे, जब तक सारा खत्म हो जाए तब तक जोड़ना ही सिग्मा हो जाता है, ठीक है। हाँ, एमसीक्यू जो भी होते हैं इनकी रिकॉर्डिंग आती है, बिल्कुल आती है सर। ठीक है सर, तो होप है कि आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। केस स्टडी टाइप का भी इसमें करवा दिया है मैंने उठा करके, लगे हाथों। बीएफएम में मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, मॉड्यूल ए और मॉड्यूल बी को ज्यादा प्रायोरिटी दीजिए, फायदा करेगा आपको। स्लॉट चुनने का मौका सर नहीं दे रहा है इस बार, तो इस बार तो आईआईबीएफ ने गेम ही करा हुआ है, देखते हैं क्या होता है। इस बार आईआईबीएफ ने बहुत ज्यादा खेल दिया है, खुद टाइम स्लॉट लोकेशन सब। अब बस यही बचा है कि सिटी अपने आप नहीं चूज कर रहे हैं, मौका दे रहे हैं, नहीं तो एक दिन ऐसा भी आ जाएगा सिटी भी अपने हिसाब से, चलो भैया जो है लखनऊ वाले दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली वाले गुरुग्राम जा रहे हैं, गुरुग्राम वाले कोलकाता। संबित सर, बीएफएम की वीडियो मोर देन एनफ है, एनफ नहीं मोर देन एनफ है। तो यारी सर वीडियो पढ़िए, जितना भी पढ़ाया जा रहा है, जितना भी सिखाया जा रहा है उसको पढ़िए, समझिए, सीखिए सर, है ना। ठीक है, अगर मन करता है सब्जेक्ट चेंज करने का मन करता है तो कोई गलत चीज नहीं है, इट्स अ गुड थिंग सर, अच्छी बात है, इंटरेस्ट बना रहेगा। टीए बिल नहीं देंगे आपको सर, इतनी दूर दूर भेज देंगे, आप पागल ही हो जाएंगे, मतलब खैर पॉसिबल नहीं है प्रैक्टिकली, क्योंकि पता चले अब आप लखनऊ में मान लीजिए रहते हैं या दिल्ली में रहते हैं, आपको कोलकाता भेज दिया तो 5 एग्जाम देने तो जाने ही वाले नहीं, लोग छोड़ देंगे। ठीक है सर, चलिए सभी को गुड नाइट मेरी तरफ से। कल फिर 8:30 बजे मिलेंगे, चैप्टर नंबर 11 ही कंटिन्यू करेंगे। ओके।